नमस्ते बच्चों। आज हम विषय हमारी जो कक्षा है वो 7वीं है और विषय हमारा गणित है। और गणित में हम आज पहला पाठ ज्यामितीय रचना पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे अच्छे से। लेकिन इसके पहले हमने ज्यामितीय संकल्पना अर्थात बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। आज हम कोण और कोण से संबंधित रचनाएं करेंगे। और आते हैं यहाँ पर सबसे पहले कोण की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। कोण की परिभाषा है यहाँ पर हमने लिखी है, किसी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक कोण बनाया है। आप कितने भी माप का ले सकते हैं, उचित रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक नमूना के तौर पर आपके लिए बनाया है। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एक कोण है। तो आपकी परिभाषा क्या इस कोण से सटीक बैठती है, इसकी परिभाषा इससे है रिलेटेड। देखते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिंदु लेंगे। बिंदु लिया और बिंदु से एक किरण यहाँ पे खींच रहे और एक किरण यहाँ, तो अर्थात ये क्या हो गया, उसका सामान्य बिंदु अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु। इसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और शीर्ष बिंदु के रूप में भी यह जाना जाता है। तो यहाँ इस बिंदु से हमने एक किरण यहाँ पर खींची और एक किरण यहाँ पर खींची, और इस किरण के कारण, इन दोनों किरणों के कारण क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है। इस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, झुकाव को ही कोण कहते हैं। तो अब हम बच्चों यहाँ पर आपने देख लिया कि किसी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली एक किरण यहाँ निकल रही है और एक किरण यहाँ, अर्थात दो किरणों के बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोण। तब कोण, अब कोण बच्चा जन्म लेते हैं तो उनका नामकरण होता है ना, तो अब हमने कोण बना लिया। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे, इसका नाम रखेंगे। यहाँ पर पहले हम ए रखें, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो कोण का नाम क्या हो गया, ए बी सी। हम दो कोण का नाम दो तरह से पढ़ सकते हैं, ए बी सी या सी बी ए। हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसको लिखते कैसे बेटा, तो कोण ए बी सी कॉमा कर दीजिए, फिर कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। अर्थात हम कोण का नाम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार इधर से आप आ जाइए और एक बार यहाँ से, अर्थात ए बी सी, दूसरा सी बी ए। लेकिन बी आपका शीर्ष बिंदु हमेशा उसके मध्य में ही आना चाहिए। आप बी सी ए नहीं बोल सकते, बी ए सी नहीं बोल सकते, तो मध्य में ही उसका आना चाहिए। तो इसलिए सी बी ए और ए बी सी, यही सही तरीका है कोण का नाम लिखने के लिए। अब आते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु में हम आते हैं, ये जो आपका था उभयनिष्ठ था, जहाँ से दोनों किरणें निकल रही थी, इसे ही हम क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु। और शीर्ष बिंदु को लिखने के लिए हम क्या एक ही नाम से लिखते हैं, बिंदु बी। क्या कहेंगे, बिंदु बी। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। अब जो ये किरणें थी, यह कोण बनने पे क्या बन जाती है, उसकी भुजाएं बन जाती हैं। तो अब इसका भुजाओं का हम नाम लिखेंगे। तो कितनी भुजाएं हैं, दो भुजाएं। आप बी ए, भुजा ए बी नहीं लिख सकते आप, तो जहाँ से प्रारंभ हो रही है अर्थात उसका आरंभ हो रहा है, वहीं से उसका नाम आपको लिखना है। तो भुजा बी ए, भुजा बी ए कॉमा भुजा बी सी। तो ये इसकी भुजाएं हो गई। अब कोण का माप, तो हमने अभी कोण का ये कितने अंश का कोण है, यह तो हमने बताया ही नहीं और इसको हमने नापा नहीं, ये तो हमने ऐसे ही नमूना। लेकिन अभी हम नीचे जो दूसरी आकृति बनाएंगे उसके लिए हम माप रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कोण। कोण का नाम कोण ए बी सी को, और दूसरा है सी बी ए। शीर्ष बिंदु से बिंदु बी, आप ए और सी नहीं ले सकते, सिर्फ यहाँ से जहाँ से दो किरणें आरंभ हो रही है वही आपका क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु या उभयनिष्ठ या सामान्य बिंदु। अब आती भुजाएं बी ए और बी सी। अब आते हैं यहाँ पे कोण का माप। तो यहाँ पर आप अपने मन से चाहे जितने भी अंश का कोण का माप आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ 50 अंश का। तो मैं यहाँ पर 50 अंश का एक कोण लेती हूँ। तो उस कोण का हम रचना करेंगे। सबसे पहले जैसे आपने कहा किरण खींचना पड़ेगा, एक बिंदु लेकर यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, वहाँ से एक हमने क्या खींच दिया, किरण खींच दिया। अब आते हैं हम, अब 50 अंश। आपके सभी के पास चांदा होगा और अभी सभी को पता है, आप 7वीं में पहुँच गए तो चांदा देखना सभी को आता है, यह मैंने सिखाया है।
तो हम यहाँ पर जो बिंदु लिया है हमने, वहाँ से हम क्या बनाएंगे 50 अंश का कोण। और आपके चांदे पर 2 0 से 180, फिर 0 से 180 2 गया है माप। लेकिन हम क्या करेंगे, जो यहाँ से नीचे वाला जो माप है उसको लेंगे। अभी इसकी ज़रूरत है तो अभी इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हमने जो आपके बीच में लाइन जाएगी तो उसी यह बीच में यहाँ पे रखिए और यहाँ से आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, हमने कितने अंश का बोला था 50 अंश। तो हम यहाँ पे 50 अंश का माप लिए और यहाँ पर चिन्ह लगा दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, आप सभी के पास स्केल होगी साधन के रूप में, तो आप उससे क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से और मिलाते समय थोड़ा सा आप पीछे रखेंगे तो आपका एकदम सटीक उसी पर क्या होगा, रचना करते समय और क्या होगा उसी पर मिल जाएगा, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया 50 अंश का क्या हो गया आपको, और आप यहाँ पर 50 अंश ऐसे लिख भी सकते हैं। अब हम इसका नामकरण देंगे, जैसे मैंने ऊपर ही बताया। तो हम इसका क्या नाम देंगे, हम इसका नाम दे देते हैं OPQ। क्या नाम दे दिया हमने, OPQ। ये हो गया। तो आप इससे जब एक कोण बन गया आपका 50 अंश का, तो आप इसके भी नाम इसी की तरह लिख सकते हैं। जैसे इसका भी OPQ, एक हो गया कोण का नाम PQ, PO। फिर आता है इसकी भुजाएं आपको मिलेंगी PO और PQ, और इसका शीर्ष बिंदु जो होगा बिंदु P। इसी तरह से आप कोण का नाम, भुजा, शीर्ष बिंदु लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो हम इसके बाद आते हैं कोण से संबंधित दूसरी जो रचना हमारी, कोण का समद्विभाजक। अब आता है कोण का समद्विभाजक, मतलब कोण तो आपने पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी। समद् मतलब समान भागों में उसको बांटना। अगर आपने 50 अंश का कोण लिया है तो उसको ऐसे बांटेंगे हम चाप के द्वारा कि 2 भागों में हो जाएगा, एक 25 अंश का, दूसरा 25 अंश का। तो अब इसी प्रकार हम रचनाएं करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, जिस किरण द्वारा किसी कोण के 2 समान भाग होते हैं उस किरण को कोण का क्या कहते हैं, समद्विभाजक कहते हैं। तो अब आते हैं जिस किरण द्वारा किसी कोण का, तो यहाँ पर हम कितने अंश का ले लेते हैं, 90 अंश का ले लेते हैं। कितने अंश का कोण लेंगे, 90 अंश का। तो हम यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाने से पहले क्या खींचेंगे, एक किरण खींच देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक किरण खींचा और किरण यहाँ पे आपका जो होगा उभयनिष्ठ बिंदु, आपका यहाँ पे नाम दे दीजिए E तुरंत, और यहाँ पे F। अब आइए, उसके बाद आपको पता है 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश 2 नहीं दिया रहेगा आपके चांदे में, एक ही, क्योंकि दोनों की स्थिति वहीं पर आती है, इसीलिए एक ही दिया। यहाँ पर देखिए हम 90 अंश का यहाँ पे, लेकिन मेरे चांदे में 2 दिया है, आपके चांदे में 1 ही रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ से गिना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और हमने यहाँ पर एक बिंदी लगा ली। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। अब आइए, इतना तो आपको आता था, पहले सीख लिए। अब आते हैं हम, आपके पास सभी के पास गोला प्रकार होगा, राउंडर हो, तो उस राउंडर का उपयोग कीजिए। और आते हैं एक निश्चित दूरी तो नहीं रहती है, जितना उचित लगे आपको उतनी दूरी ले सकते हैं। और उसे लेने के बाद आपका जो शीर्ष बिंदु था वहाँ पर क्या करना है, आपको रखना है। क्या करना है, इसको रखिए उचित दूरी लेकर, और दोनों किरणों पर क्या करना है, आपको चाप लगाना है। क्या करना है, चाप लगाना है। चाप लगाने के बाद देखोगे यहाँ पर E, तो मैंने इस किरण का नाम यहाँ पर ऊपर लिख दूँ, यहाँ पे EF लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे G लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, G। तो EF एक किरण हो गई, दूसरी EG। तो अब देखेंगे दोनों किरणों पर चाप हमें दिखाई दे रहा है। तो अब आते हैं, अब इसी को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद उचित दूरी लेकर आप बढ़ा दीजिए, और बढ़ाने के बाद क्या कीजिए, इसको दूरी लेकर बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे कोण के बीच में। फिर दूसरा, उसमें दूरी में कोई भी अंतर नहीं करना। अब दूसरे किरण जो है EG पर जो चाप लगाए उस पर रखकर हम चाप लगा देंगे। तो आप देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट दिए। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से
आपका जो शीर्ष बिंदु है यहाँ से ये जो यहाँ पर दोनों मिले हैं चाप, इसको इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। और बहुत सावधानी से मिलाएंगे, क्योंकि थोड़ा भी हम उसी होता है तो क्या होता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है और हमारी जो रचना है वो सही नहीं बनती। इसीलिए कभी भी बिंदु के थोड़ा सा हल्का ऊपर रखिए, एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो अब ये जो जहाँ पर ये हमने चाप लगाया और इसको मिलाया, इसके कारण, ये इस किरण के कारण क्या हो रहा है, ये दो समान भागों में क्या कर रहे हैं, कट जा रहे हैं, दो समान भागों में बट जा रहे हैं। और इसका हम नाम रखते हैं ओ, बिंदु ओ। अगर आपको इससे नापना है कि क्या सही में दो समान भागों में बट रहे हैं, तो सबसे पहले आप आ जाइए, आपका छाना रखिए। हाँ, तो आप 90 अंश का लिए थे, अब यहाँ पे आइए। आपने जो ये कोण, दो कोण बन रहे हैं GEO, और यहाँ से आप करेंगे OEF, दो कोण बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण, ये अब 45 अंश का होगा और ये 45। तो इसका निरीक्षण कैसे करेंगे, सही में क्या 45 का होगा, तो यहाँ पे रखिए आप, देखिए एकदम यहाँ पे रखिए। आप देखिए परफेक्ट 45 अंश का आ रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, और यहाँ का जो आप है 41, 42, 43, 44 और ये 45, एकदम परफेक्ट क्या आ गया, 45 अंश। अर्थात ये 45 हो गया तो ये भी क्या हो गया, 45 अंश। तो इस जो आपकी परिभाषा है एकदम सटीक बैठती है कि जिस किरण द्वारा किसी कोण के दो समान भाग होते, तो वह किरण कौन सी हो गई, EO। वह किरण कौन सी हो गई, EO। उसके कारण क्या हो रहे हैं, इस कोण के दो समान भाग हो रहे हैं, और उस किरण को कोण का समद्विभाजक कहते हैं। और इसी किरण को हम क्या कहते हैं, कोण का समद्विभाजक कहते हैं। इसी प्रकार आप बहुत सारे सवालें कर सकते हो बच्चों। तो अब हम इसके बाद आते हैं रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अब आते हैं रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। तो रेखाखंड क्या होता है, जिसका आरंभ और अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होता है। तो हम ऐसे ही एक रेखाखंड खींच लेते हैं। आइए, यहाँ पर हमने एक रेखाखंड खींच लिया। आपको जितनी उचित दूरी लगे अपनी कॉपी पे उतना आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर रखिए। एक रेखाखंड है जिसका आरंभ और अंतिम बिंदु क्या है, निश्चित। इसका हम तुरंत एक नाम रख देंगे AB। अब आते हैं, अब आपका इसके बाद क्या है, गोला प्रकार का उपयोग कीजिए। गोला प्रकार का उपयोग कीजिए, और ये जो रेखाखंड है इसका आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। आधे से अधिक दूरी लेने पर अब आइए बिंदु A पर। आप बिंदु A पर बहुत सावधानी से क्या कीजिए, रखिए, क्योंकि यह फिसलता है और फिर क्या होता है, जगह बदल जाती है और आपका जो आकृति है वो सही नहीं मिलती। तो यहाँ पर रखें और बहुत सावधानी से, यहाँ पे हमने क्या, नहीं इसके पहले हमें इसकी आधे से अधिक दूरी लिए, तो हमें यहाँ से इसी के ऊपर पहले चाप लगाना है। यहाँ हमने छाप लगाया, फिर यहाँ से B पे आइए, फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर चाप लगाया। अब दूरी में कोई परिवर्तन न करते हुए हम क्या करना है, फिर से यहाँ पे जो हमने चाप लिया है इस पे रखेंगे, और उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, नीचे चाप लगाएंगे। फिर आता है, फिर दूरी में कोई उस परिवर्तन नहीं करना है, दूसरे चाप की तरफ रखेंगे, फिर वहाँ से हम कहाँ आए, फिर नीचे की तरफ। तो आप देख रहे होंगे ऊपर और नीचे चाप कट गया है। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा सा पीछे रख के हम मिलाएंगे। जिसके कारण अब क्या हो रहा है, इस रेखा के कारण क्या हो रहा है, दोनों समान भागों में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन दोनों समान भागों में बढ़ रहे हैं, अर्थात ये जितना है ये भी उतना ही माप का है। तो इस प्रकार किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो ये जो हमें मध्य बिंदु प्राप्त हुआ इसका नाम भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे O दे देते हैं, और यहाँ पे जो हमने चाप लगा के E दे दीजिए, यहाँ पर F दे दीजिए। तो
हम इसका नाम भी आसानी से रख सकते हैं। और आपकी जो परिभाषा है इस पर सटीक हो रही है कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को, ये जो रेखा जा रही है, रेखा का नाम क्या है, EF, रेखा को उस रेखाखंड का, जो रेखाखंड क्या है हमारा यहाँ पर AB, ध्यान रखिए ये रेखा है क्योंकि दोनों साइड है, इसका आरंभ और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं है, तीर के निशान से आपको स्पष्ट हो जाता है। और ये रेखाखंड, इसका आरंभ और अंतिम बिंदु निश्चित है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर खत्म। तो आप परिभाषा एकदम ध्यान में रखिए, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु से, ये रेखाखंड AB है, इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ये होकर जा रही है, तो उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहते हैं। लंब है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो ये याद रखिए, ये चिन्ह आपको 90 अंश का कोण दिखाता है, इसे हम क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न, आपके प्रश्न में रेखाखंड का लंब समद्विभाजक और कोण का समद्विभाजक से संबंधित सवालें दी गई है, तो हमने यहाँ पर कुछ सवालें ली हैं। सबसे आपको पहले आता है 5.3 सेंटीमीटर का लंब समद्विभाजक। तो आप अपने स्केल में आराम से देखिए 5.3, तो यहाँ पर देखिए 0 जा रहे हैं, स्केल के आगे भी थोड़ी लाइनें छोटी रहती तो हमें उससे मतलब नहीं, जहाँ से आपका 0 शुरू होता है वहाँ से 5.3, तो यहाँ पे 5.3, थोड़ा सा हम 5 से आगे जाएंगे, तो बच्चों मैं यहाँ पे बहुत छोटा लाइन हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही बता रही हूँ आपको। तो आप 5.3 सेंटीमीटर करके अपनी स्केल से खींचना, तो मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊँगी आपको। यहाँ पर ये 5.3 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लिख दीजिए, और उसके बाद ये आपका 5.0 यहाँ पे लिखने, अभी हमें रचना करनी तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा है तो आप समझ जाइए। और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे PQ। अब आते हैं गोलाकार की सहायता से हम फिर से इसके आधे से अधिक क्या करेंगे, दूरी ले लेंगे। हमें आधे से अधिक क्या करनी है, इसकी दूरी लेनी है, और बिंदु P पर रखकर फिर इसे एक चाप यहाँ लगाना है और दूसरा चाप यहाँ लगाना है, और फिर दूरी में परिवर्तन ना करते हुए एक चाप यहाँ पे लगाइए, फिर उसको क्या करिए, नीचे लगाइए, फिर एक चाप यहाँ पर, फिर दूसरा चाप, दूरी में परिवर्तन न करते हुए यहाँ पे हमने नीचे लगा दिया। अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, मिला दीजिए, परफेक्ट यहाँ पे आपका आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से जो यहाँ पर जो रेखा है, यह इसको क्या कर रही है, लंब समद्विभाजक कर रही है। हम इसका नाम दे देंगे, यहाँ पर आएगा आपका S दे दीजिए, यहाँ पे T दे दीजिए, यहाँ पे N दे दीजिए। आपकी परिभाषा के अनुसार सही है। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उस का लंब समद्विभाजक, उस रेखा खंड का लंब समद्विभाजक कहते हैं। अब दूसरी आकृति हम यहाँ पे बनाएंगे, 6.7 सेंटीमीटर की है, तो इससे थोड़ा बड़ी रहेगी हमारी। आप स्केल से 6.7 सेंटीमीटर ले लें। मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी क्योंकि बहुत छोटी हो जा रही है आकृति ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, तो इसका ध्यान दीजिए आप। तो बच्चों हम यहाँ पर अब फिर से इस रेखाखंड का आधे से अधिक दूरी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे NT। हमने इस रेखाखंड का नाम रखा NT। अब आते हैं हम इसकी आधे से अधिक दूरी ले लिए और यहाँ पे एक चाप लगाए। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पे उसके आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाना है, फिर यहाँ से बच्चों फिर यहाँ पे चाप लगाइए। उसके बाद चाप में कोई अंतर न लेते हुए आप यहाँ पे फिर नीचे जाइए, फिर वहाँ से फिर नीचे की तरफ आप जाइए। बहुत सावधानी से करना, हिल जाता है तो आपको गड़बड़ हो जाएगी आपकी आकृति और लंब नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, जहाँ पर दोनों चाप मिले हैं वहाँ से यहाँ पर आप रेखा
घिस दीजिए। और ये आपका लंब बन गया। और इस पे आप नाम दे दीजिए बी, यहाँ पे नाम दीजिए ई, और यहाँ पे कोई भी नाम, आपको जो भी नाम पसंद आता है आप दे सकते हैं। तो आपका रेखाखंड हो गया एल, जो आपको रेखा मिली है डी, इसके कारण क्या हो रहा है, लंब समद्विभाजक हो रहा है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमने आज पढ़ा कोण का समद्विभाजक, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक और उससे संबंधित सवाल। इस प्रसंग में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे। और आप सभी लोग ये सारी अपनी कॉपी पे लिखना है और शुक्रवार के दिन वह गृह कार्य में कर उसे भेजना है ग्रुप में। धन्यवाद।